तो आइए उत्तराधुनिकतावादी चिंतक माइकल फौकाल्ट, जिसे हम फूको के नाम से जानते हैं, के संबंध में जानकारी प्राप्त करें कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है। इसके अतिरिक्त उनके जीवन परिचय, सामान्य जीवन परिचय जानने के बाद हम उसके सिद्धांत, कुछ रचनाएं और उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं माइकल फौकाल्ट, जिसे हम फूको भी कहते हैं। तो माइकल जो फौकाल्ट थे, उनका जन्म 1926 में फ्रांस में हुआ था, यानी फ्रांस के समाजशास्त्री हैं। तो 1926 में यानी 20वीं सदी में इनका जन्म फ्रांस में हुआ। और इसके जो पिता थे, उनके पिता जो थे वो एक हॉस्पिटल में सर्जन का काम करते थे। तो अपनी भांति वह माइकल फौकाल्ट को किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनाना चाहते थे और चाहते थे कि वह बहुत अधिक पढ़े, अधिक शिक्षा प्राप्त करे और डॉक्टर बने। किंतु माइकल फौकाल्ट या फूको का जो रुचि था वो फिलॉसफी के क्षेत्र में था, दर्शन के क्षेत्र में था। उनकी आरंभिक स्कूल की जो शिक्षा है वो पेरिस में हुई और पेरिस में होने के बाद उन्होंने अपने पिता के कहने पर एक क्लिनिक ज्वाइन कर लिया और इसीलिए साइकेट्रिस्ट यानी मनोविज्ञान क्लिनिक को ज्वाइन कर लिया और इसीलिए उनके सिद्धांतों में क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी दिखाई पड़ता है, चिकित्सीय टर्मिनोलॉजी दिखाई पड़ता है, मनोवैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी दिखाई पड़ती है। तो क्लिनिक ज्वाइन कर लिया और क्लिनिक ज्वाइन करने के बाद 1951 में उन्होंने प्रोफेसर, फ्रांस में एक फिलॉसफी के यानी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए, यानी महान दार्शनिक बने, फिलॉसफर बने। आगे देखें तो उन्होंने 1951 में प्रोफेसर बनने के बाद 1959 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उनके रिसर्च का विषय था हिस्ट्री ऑफ मैडनेस। तो हिस्ट्री ऑफ मैडनेस उनके रिसर्च का विषय था। तो आइए जानते हैं इसके अतिरिक्त माइकल फौकाल्ट को हम किस रूप में पढ़ते हैं। 1970 में माइकल फौकाल्ट ने होमोसेक्सुअलिटी पर अपना व्याख्यान लिखा और इसके साथ में उसने फ्रांस में जो गे कम्युनिटी के लोग थे उस पर भी व्यापक लेख लिखा। तो होमोसेक्सुअलिटी और गे कम्युनिटी पर भी उन्होंने विस्तार से लेख लिखा है। ऐसा माना जाता है, उस युग में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था उस समय, माइकल फूको को भी गे समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि माइकल फूको भी गे थे, इसलिए उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी और गे कम्युनिटी के बारे में बहुत विस्तार से, डीपली से व्याख्या किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मैडनेस यानी फ्रांस में जो पागलपन था के शिकार थे उस पर भी बहुत विस्तार से लिखा है और इस पर उनका क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी दिखाई पड़ता है। एड्स कॉम्प्लिकेशन या एड्स HIV लक्षण के कारण माइकल फौकाल्ट का 25 जनवरी 1984 को मृत्यु हो गया और ये उस समय बहुत कंट्रोवर्सी का समय था, कंट्रोवर्शियल न्यूज था कि एड्स से माइकल फौकाल्ट का मृत्यु हुआ था। लेकिन ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि एड्स सही था, HIV जैसे लक्षण थे उससे उनकी मृत्यु हो गया था। उस समय यूरोप में HIV की बीमारी काफी फैली हुई थी। इसके अतिरिक्त देखें तो माइकल फौकाल्ट ने उत्तर आधुनिकतावाद के साथ साथ उत्तर संरचनावाद का भी अध्ययन किया है और उत्तर आधुनिकतावाद के तो ये प्रणेता के रूप में इन्होंने काम किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ साहित्य भी लिखे उत्तर आधुनिकतावाद और अपने विभिन्न सिद्धांतों को लेकर। तो आइए देखते हैं उनके कुछ पुस्तकें हैं। उनकी पुस्तकों में पहला है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ये पुस्तक उन्होंने 1961 में लिखी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन यानी पागलपन और सिविलाइजेशन। इसके अतिरिक्त उनकी दूसरी पुस्तक है द बर्थ ऑफ क्लिनिक। 1963 में उन्होंने द बर्थ ऑफ क्लिनिक नाम से पुस्तक लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि उत्तर आधुनिक समाज में लोगों को कैसे हॉस्पिटलिटी के नाम से डराया जाता है, अनेक सामान उनको डराया जाता है, एक भय पैदा किया जाता है और लोग अपनी जो है वो जेबें भरने लगते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा उनका पुस्तक है
डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो डिसिप्लिन अनुशासन एवं पनिशमेंट यानी दंड, तो दंड और अनुशासन का संबंधित एक पुस्तक उन्होंने लिखा है, 1975 में प्रकाशित हुआ। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी पर भी इन्होंने लिखा है, तो उसका इतिहास बताया है। 1976 में इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नाम से पुस्तक लिखा। और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1966 में आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा है। तो इनके प्रमुख 5 पुस्तकें हैं। इन 5 पुस्तकों में पहला है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, दूसरा बर्थ ऑफ क्लिनिक, तीसरा डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, चौथा हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी एंड पांचवा है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। माइकल फूको ने उत्तर आधुनिकतावादी समाज के साथ साथ उत्तर संरचनावाद पर भी खूब लिखा है और अनेक मुद्दों पर अपना विचार साझा किया है। मुख्य रूप से देखें तो माइकल फूको ने क्राइम पर यानी अपराध पर विचार व्यक्त किए हैं, बॉडी, मैडनेस, पागलपन और सेक्सुअलिटी, प्रजनन, तो इन पर उन्होंने विस्तार से अपना वक्तव्य रखा है, व्याख्या किया है। क्राइम, बॉडी, मैडनेस, सेक्सुअलिटी पर बहुत विस्तार से इन मुद्दों पर अपना विचार साझा किया है। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटलिटी एंड प्रिजन, हॉस्पिटलिटी मतलब हॉस्पिटल और प्रिजन यानी बंदीगृह, इन दोनों के संदर्भ में भी इन्होंने अपना विचार रखा है और इन दोनों को सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण का साधन माना है कि ये जो दोनों हैं हॉस्पिटलिटी और ये प्रिजन यानी जेल, सुधार गृह, बंदी गृह, ये समाज में सामाजिक नियंत्रण की भूमिका निभाते हैं, सोशल कंट्रोल का ये साधन है। क्योंकि यहाँ आकर जो बंदी है या व्यक्ति जो है उसको सिविलाइज हो जाता है, उसमें सुधारात्मक प्रक्रियाएं संचालित होती है। इसके अतिरिक्त पागलपन को निदान के लिए विमर्श अथवा डिस्कोर्स एंड नॉलेज तथा पावर के माध्यम से चेंज लाने संबंधी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यानी पागलपन के निदान के लिए जो फ्रांस में प्रचलित था, उसके निदान के लिए डिस्कोर्स यानी विमर्श, नॉलेज यानी ज्ञान और पावर यानी शक्ति, इन तीनों के माध्यम से उसको परिवर्तित करने का विश्लेषण इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया है, जो विमर्श विश्लेषण कहलाता है। यानी डिस्कोर्स, तो डिस्कोर्स का मतलब होता है विमर्श करना, किसी एक मुद्दे पर एक समान राय रखने वाले लोग आपस में विचार करके एक मत होते हैं, या अलग अलग विचार करने वाले लोग आपस में डिबेट करते हैं और एक समान राय निर्णय के रूप में लेते हैं, तो वह विमर्श कहलाता है। और उससे उत्पन्न ज्ञान और शक्ति मिलकर सामाजिक परिवर्तन या पागलपन का जो फैला हुआ था यूरोप में, उसको उस व्यक्ति को सुधार सकता है। यानी इस माध्यम से सोशल चेंजेस लाया जा सकता है, ऐसे माना जाता था। पहले माना जाता था कि पागलपन, यदि कोई व्यक्ति पागल है तो वह ईश्वर की देन है, यही उसका भाग्य है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसे समझा जाता था। किंतु माइकल फूकोल्ट ने इसको चुनौती देते हुए ये बताया कि इसे डिस्कोर्स, नॉलेज और पावर के आधार पर उस व्यक्ति में सुधार लाया जा सकता है। इन्होंने विमर्श का रखा, यानी विचार, अलग अलग विचार रखने वाले लोगों के सामने विमर्श रखा कि क्यों ना इस पागलपन के संबंधित लोगों के इस गुण को या इस बीमारी को उससे दूर किया जाए। और उसके लिए उन्होंने डॉक्टरों से मिला, तो डॉक्टर से मिले और समाज का एक शक्तिशाली समूह इस दिशा में कार्य किया। उन पर कंट्रोल रख के, उनके व्यवहारों पर कंट्रोल रख के लगातार निरंतर इलाज चला और वो जो थे पागलपन से ग्रसित जो लोग थे, उनमें सुधार आते गया। तो लोगों ने इसको अपनाया, यानी समाज में चेंज आया। जहां माना जाता था कि पागलपन एक ईश्वरीय देन है, ये ठीक नहीं हो सकते, तो वहां
डिस्कोर्स, नॉलेज और पावर के आधार पर इसने फूको ने चेंज कर दिया। तो उसने बताया कि विचार को या सोशल चेंजेस लाने का माध्यम ये हो सकता है। हम एक उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के रूप पर जो पागलपन जो लोग होते थे, पागलपन से ग्रसित मैडनेस, इसी को क्लिनिकल थ्योरी के रूप में उसने प्रेजेंट किया है। क्योंकि क्लिनिक में काम करते थे इसलिए उनका क्लिनिकल थ्योरी यहाँ दिखाई पड़ता है। इसको बोल सकते हैं पागलपन को दूर करने के लिए उसने डिस्कोर्स और नॉलेज, साथ में पावर किसको मिला, सोसाइटी पावर। तो पागलपन को दूर करने के लिए माइकल फूको ने डिस्कोर्स यानी विमर्श किया। समाज के चिंतनशाली डॉक्टरों से उन्होंने ऐसे व्यक्ति जिनके पास नॉलेज है उन लोगों से उन्होंने विमर्श किया। और विमर्श करने के बाद समाज के जो शक्तिशाली व्यक्ति थे उन लोगों से मिलकर इस दिशा में कार्य किया और इस पागलपन से लोगों को छुटकारा दिलाया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना विचार रखा है। इसके अतिरिक्त माइकल फूको ये कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वह आने वाले समाज में संपन्न होगा, वही व्यक्ति समाज में वर्चस्व रखेगा। समाज में धर्म के आधार पर या अर्थ के आधार पर व्यक्ति ऊंचा नहीं होगा, बल्कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जो जितना ज्यादा विमर्श करेगा, तर्क वितर्क करेगा, वही तरक्की करेगा, वही समाज का मुख्य या सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, शक्तिशाली व्यक्ति होगा, पावर का साधन होगा। ये मार्क्सवाद के सिद्धांतों को रूपांतरित करने का प्रयास कर रहा है, मार्क्सवाद के सिद्धांतों को परिवर्तित कर रहा है, वेबर के सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है। तो ये सारे सिद्धांत माइकल फूको ने प्रस्तुत किए हैं और 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है एड्स के। तो माइकल फूको के संबंध में इतने सारे विचार हैं।